नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं फटाफट खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश में वाराणसी में ज्ञानव्यापी और श्रृंगार गौरी मामले पर जिला अदालत ने सुनाया फैसला। श्रृंगार गौरी मामले में फैसला सुनाते ही अदालत ने कहा कि इस मुकदमे की सुनवाई होगी। अदालत ने कहा कि इस मामले पर अगली सुनवाई 22 सितंबर 2022 को होगी। फैसले में अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने जब फैसला सुनाया तब हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन और विष्णु जैन इस दौरान मौजूद रहे। इसके अलावा 5 वादी महिलाओं में से 3 लोग उपस्थित रहे। कोर्ट रूम से 50 कदम दूर ही बाकी लोगों की एंट्री रोकी गई, जो है 18 अगस्त 2021 को विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह ने विषय के नेतृत्व में राखी सिंह सहित 5 महिलाओं ने सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर के कोर्ट में एक मुकदमा दाखिल किया था। गुजरात के अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर छापे के दावे के बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान। पुलिस ने पार्टी कार्यकर्ताओं को धमकी दी, लगाया आरोप बीजेपी पर। सिसोदिया ने दावा किया कि यह आधिकारिक छापा नहीं था, कोई सर्च वारंट नहीं था। आप नेताओं ने आरोप लगाया कि जाते जाते धमकी देकर भी गए पुलिस वाले। एक ट्वीट में गढ़वी ने कहा कि अहमदाबाद पुलिस ने रेड करने के समाचार को खारिज किया था और दूसरी ओर अभी वही ऑफिस पर भारी संख्या में पुलिस अफसर फिर से दफ्तर पहुंचे हैं। रेड फिर से जारी। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर निशाना। अनिल राजभर ने कहा कि अगर आज बीजेपी का आदेश हो जाए तो ओम प्रकाश राजभर की पूरी पार्टी बीजेपी के अंदर साथ खड़ी होगी। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि रात दिन उनकी पार्टी के लोग का मिलना और टेलीफोन आना मेरे पास जारी। सिद्धांत विहीन और परिवारवादी राजनीति का कहीं ना कहीं अंत होना ही निश्चय। अनिल राजभर ने कहा कि राजभर भी इस बात को समझ गए हैं कि ये नकारात्मक लोग हैं, इनसे ना कोई भला हुआ है और ना आगे होगा। जहां तक रह गई वोट की बात, 2019 में हमने अलग होकर चुनाव लड़ा। उन्होंने कहा था कि पूर्वांचल में 2 सीटों से अधिक बीजेपी जीतती है तो हम राजनीति से इस्तीफा देंगे। परिणाम सबके सामने है। ओपी राजभर की सावधान यात्रा कार्यक्रम अभियान का कोई जो है निष्कर्ष राजभर समाज में नहीं निकला। राजभर समाज जो है चट्टान की तरह मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ड्रेस को लेकर किए गए कांग्रेस के विवादित ट्वीट पर भारी बवाल। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को आग लगाओ आंदोलन करार दिया। आज कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक हैंडल से आरएसएस की ड्रेस की एक तस्वीर भी साझा की गई, जिसमें एक खाकी हाफ पैंट एक तरफ से जलता हुआ दिखाया गया। कैप्शन में लिखा गया कि देश को नफरत की बेड़ियों में और बीजेपी आरएसएस द्वारा किए गए नुकसान से मुक्त करते हुए हम कदम से कदम मिलाकर अपने लक्ष्य पर पहुंचेंगे। कांग्रेस के ट्वीट पर हमला करते हुए संबित पात्रा ने कहा कि जिस प्रकार से राहुल गांधी भारत जोड़ो के नाम पर नफरत फैला रहे हैं उसका खुलासा बीजेपी ने ही किया है। आगे संबित पात्रा ने कहा कि इस तस्वीर के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने संदेश भेजा है वहां के आतंकवादियों को कि ये भारत जोड़ो है, ये आग लगाओ यात्रा है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के उत्तराधिकारी का आज ऐलान कर दिया गया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ और स्वामी सदानंद को द्वारका शारदा पीठ का प्रमुख घोषित किया गया। शंकराचार्य के निजी सचिव सुबोधानंद महाराज ने उत्तराधिकारियों के नामों की घोषणा की। द्वारका पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में जो है कल निधन हो गया था। उनकी उम्र 99 वर्ष थी। उन्होंने बताया कि ज्योतिष एवं शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का जन्म 2 सितंबर 1924 को मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के दिघोरी गांव में हुआ था। उनके बचपन का नाम पोथीराम उपाध्याय था। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती 9 साल की उम्र में अपना घर छोड़कर धर्म यात्राएं उन्होंने शुरू कर दी थी। उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल में भी रखा गया था। शंकराचार्य के एक करीबी व्यक्ति ने बताया कि अपनी धर्म यात्राओं के दौरान वो काशी पहुंचे और वहां उन्होंने ब्रह्मलीन श्री स्वामी करपात्री महाराज से वेद वेदांग एवं शास्त्रों की शिक्षा ली। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उन्होंने अपने नए राजनीतिक एजेंडे में अनुच्छेद 370 को बहाल करने का वादा नहीं किया क्योंकि वह झूठे वादे करने में विश्वास नहीं रखते।
उत्तरी कश्मीर के बारामूला शहर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आजाद ने कहा कि अनुच्छेद 370 को बहाल करने के लिए लोकसभा में लगभग 350 वोट और राज्यसभा में 175 वोट की आवश्यकता होती है। पूर्व सीएम ने कहा कि यहां एक संख्या है जो किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं है या कभी भी मिलने की संभावना नहीं है। कांग्रेस 50 से कम सीटों पर सिमट गई है और अगर वे अनुच्छेद 370 को बहाल करने की बात करते हैं तो वे झूठे वादे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने मुझ पर गृह मंत्री द्वारा लगाया गया अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने का आरोप भी लगाया। महाराष्ट्र के मंत्री सुरेश खाड़े ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की आत्मा है जो लोगों के दिलों में बसते हैं। राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री ने शनिवार को यहां से करीब 360 किलोमीटर दूर पढ़रपुर में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान पाटिल ने दावा किया कि राज्य के बारामती क्षेत्र से राकपा प्रमुख शरद पवार और उनके परिवार के सदस्यों को हारना असंभव है। पाटिल ने आगे कहा कि सूरज पश्चिम से उग सकता है लेकिन बारामती में पवार परिवार के लिए राजनीतिक हार संभव नहीं है। खाड़े ने आगे कहा कि मोदी देश की आत्मा है, वह अजय हैं। पूर्व प्रधानमंत्री में अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी ने भी अपने समय में चुनाव में हार का सामना किया। देश में लोकसभा चुनाव अभी दूर है लेकिन राजनीतिक समीकरणों के बनने बिगड़ने का दौर शुरू हो गया है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सोमवार से दिल्ली से पटना वापस लौटे। इस दौरान उन्होंने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से कहा कि सोनिया गांधी जब दिल्ली आएंगी तो उसके बाद नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव उनसे जाकर मुलाकात करेंगे। बिहार सरकार की ओर से 10 लाख नौकरी के वादे को लेकर प्रशांत किशोर लगातार कई बार कह चुके हैं कि अगर सरकार ऐसा 1 साल में कर देती है तो वो भी उनके साथ आ जाएंगे। इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने सवाल का जवाब दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि अब जिनको भरोसा नहीं तो कुछ देर इंतजार का मजा लीजिए, हो ही जाएगा, यह होना तय है, इस बात को समझ जाइए। आगे उन्होंने कहा कि कौन क्या कहता है इस बात पर कमेंट नहीं करना है। हम लोग सरकार में हैं और हम लोगों का ये कमिटमेंट है और ये बिल्कुल होकर ही रहेगा। जेडीयू के प्रवक्ता निखिल मंडले ने अपने पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने लेटर जारी कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्विटर पर भी इस पत्र को शेयर किया। निखिल मंडल 2015 में मधेपुरा से जेडीयू के उम्मीदवार थे। हारने के अगले साल उन्हें पार्टी का प्रवक्ता बना दिया गया था। पिछले 6 साल से वो जेडीयू के प्रवक्ता हैं। निखिल मंडल ने जारी किए पत्र में लिखा कि इस 6-7 महीने और 12 दिन में मुझे तमाम मीडिया के साथीगण से अपार प्यार व सम्मान मिला है, जिसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। निखिल ने आगे लिखा कि राजनीतिक सफलता के लिए किसी भी लाइन में लगकर किसी का भी झोला झंडा उठाने के बजाय संघर्ष करना पुरुषार्थ है। आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन को अदालत से बड़ी राहत मिली। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ भारत के लोकपाल की ओर से शुरू की गई कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा की कोर्ट ने शिबू सोरेन की याचिका पर सुनवाई करते हुए विभिन्न पक्षों को नोटिस जारी किया। सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, अरुणा चौधरी और अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बघेल ने पक्ष रखा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना के टूटने पर दिया बड़ा बयान। शिवसेना में विभाजन के लिए उद्धव ठाकरे के काम करने के तरीकों को जिम्मेदार उन्होंने ठहराया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता अजीत पर भरोसा करना उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल। मुंबई में कार्यक्रम के दौरान फडणवीस ने उद्धव ठाकरे की आलोचना करते हुए कहा कि हाल ही में राज्य में हुए राजनीतिक घटनाक्रम के लिए उद्धव ठाकरे को दोषी ठहराया जाना चाहिए। कार्यशैली शिवसेना के विभाजन के लिए जिम्मेदार है। लगभग 30 से 40 विधायकों ने एमवीए गठबंधन छोड़ दिया और इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फडणवीस ने कहा कि उद्धव जी अपने भाषणों में उन्होंने कहा करते थे कि आप मेरी सरकार गिराने की कोशिश कर सकते हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी 150 दिन में कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा में सफर तय करेंगे। 5वें दिन रविवार को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा केरल पहुंची। राहुल गांधी ने कहा कि केरल राज्य सभी का सम्मान करता है। यह राज्य खुद को विभाजित या नफरत फैलाने की इजाजत नहीं देता है। राहुल गांधी ने यात्रा में शामिल लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि एक साथ खड़े होना, सद्भाव में एक साथ काम करना केरल के लोगों के लिए स्वाभाविक और सामान्य। राहुल गांधी ने केरल के लोगों की सराहना करते हुए कहा कि यहाँ के लोगों ने देश के बाकी हिस्सों में भी दिखाया है कि उनमें एकता है।
राज्य में एक अच्छी शिक्षा प्रणाली और सबसे दयालु नर्स है, कांग्रेस यात्रा के माध्यम से जो संदेश फैलाने की कोशिश कर रही है। विरोध के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग ने 25 अगस्त की अधिसूचना को निरस्त कर नए सिरे से जारी किया। पोषण आहार में बच्चों के लिए अंडा और मांस दिए जाने का प्रावधान किया गया। आदेश के बाद विपक्ष सरकार को घेरने में लग गया है। सरकार का पक्ष रखते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अंडे का फंडा नहीं चलेगा और किसी भी हालात में चालू नहीं होने देंगे। एक्शन में आई सरकार ने बच्चों को अंडे और मांस भोजन में देने की अधिसूचना को निरस्त कर दिया। महिला एवं बाल विकास विभाग ने बदलाव करते हुए नियम 36 की कंडिका 3 के सरल क्रमांक 16 में शाकाहारी शब्द को सभी बच्चों के लिए लागू करने का निर्णय लिया। मध्य प्रदेश के बाल सुधार गृहों और बाल संप्रेक्षण गृहों में बच्चों को अब मांस और अंडा नहीं परोसा जाएगा। पुरानी अधिसूचना को संशोधित करते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग ने नई अधिसूचना 7 सितंबर को जारी की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने देश को तोड़ने का काम किया है वे अब इस यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के संपर्क कार्यक्रम के तहत जो है ठाणे की यात्रा की और इसी दौरान उन्होंने कई बातें कही। ठाणे जिले में कल्याण संसदीय सीट की 3 दिवसीय अपनी यात्रा के दौरान ठाकुर पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मिले, उनकी समस्या सुनी और क्षेत्र में पार्टी संगठन को बेहतर करने के बारे में चर्चा भी की। वहीं कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर आरोप लगाया था और कहा था कि कुछ लोग देश को तोड़ने में लगे हैं, हम लोगों को जोड़ने में निकले हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला और कहा भारत जोड़ो यात्रा न केवल बीजेपी की विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ है बल्कि इससे परिवर्तन भी साफ दिखेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए आज दाखिला प्रक्रिया शुरू हुई। इसके तहत पोर्टल आज लॉन्च किया गया। इसके कैंडिडेट यूजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ये एडमिशन पोर्टल आज से खुलने के बाद 21 दिन तक खुला रहेगा। इस दौरान कैंडिडेट एडमिशन के लिए अप्लाई भी करते दिखेंगे। तो खबर फटाफट में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए आप राष्ट्र प्रथम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।